हेलो बच्चों। अभी से पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने कवर किए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो इनको रिकॉल करते हैं। फर्स्ट लॉ में बताया गया था हमें दैट वाज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एंड सेकेंड लॉ में हमें बताया गया था, सेकेंड लॉ में, दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो जितना ज्यादा मोमेंटम बॉडी में चेंजेस फॉर्म में हमें विजिबल हो रहा है, उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगाया गया है। अब बच्चों देखते हैं हम इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में है। तो इसके लिए बेसिकली हमें चेक करना है कि एक पेयर ऑफ बॉडीज ले लेंगे। इट मीन दो बॉडीज ले लेंगे, बॉडी ए एंड बॉडी बी। अब बॉडी बी फोर्स लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाती है बॉडी ए पर। सो यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि क्या बदले में बॉडी ए भी बॉडी बी पर लगने वाले किसी एक्सटर्नल फोर्स को राइज करेगी। सो इसका आंसर अगर हम देखना चाहें तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि इफ यू प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग, इस तरह का कॉइल्ड स्प्रिंग है, ठीक। अगर अब हम इसको प्रेस करें तो स्प्रिंग क्या होगा, हमारे हाथ के फोर्स से प्रेस हो जाएगा। इस तरह से हम इस पर अपने हैंड्स के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं। सो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, अब बिकॉज हमने इसको कंप्रेस किया है, तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग बाउंस बैक करेगा। इट मीन्स वो किसको हर्ट करेगा, हमारे हाथ को हर्ट करेगा एंड वी कैन फील इट। सो यहाँ पर हमें मिल गया बेसिकली द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग बाय द हैंड, और उसका पेयर मिला फोर्स अप्लाइड ऑन द हैंड बाय द स्प्रिंग। सो ये तो हो गया कि हम लोगों ने डिस्कवर कर दिया, यहाँ पर प्रैक्टिकली कंफर्म कर दिया कि जब कांटेक्ट होगा दो बॉडीज में, जैसे हमारे हैंड्स ने स्प्रिंग को टच किया और स्प्रिंग ने हमारे हैंड्स को टच किया, हमने फील किया। बट तब क्या होगा जब की बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, मतलब यहाँ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो बच्चों इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल किसी भी बिल्डिंग में, मान लेते हैं हम 10th फ्लोर से किसी बॉल को जब ड्रॉप करेंगे, रिलीज करेंगे, तो बॉल सीधा कहाँ जाएगी, ग्राउंड पर जाएगी। सो क्या है ऐसा ग्राउंड के पास में, क्योंकि ग्राउंड के तरफ मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ बॉडी पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। सो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जबकि अर्थ का सेंटर और बॉडी तो कांटेक्ट में नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर बॉल पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड हम बोल सकते हैं बॉल पर अर्थ लगा रही है फोर्स और अर्थ पर बॉल लगा रही है फोर्स। सो इट मीन्स क्या हुआ कि क्या, बट ये जो फोर्स है जो कि स्टोन अर्थ पर लगा रहा है वो तो हमें विजिबल नहीं होता। सो इसमें पूछा हुआ है डज द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ। द आंसर इज नॉट ऑब्वियस, मतलब वो हमें प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। उसका रीजन है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम उसका आंसर देखें तो उसका आंसर आ जाता है यस, स्टोन भी अर्थ पर फोर्स लगाएगा। एंड कैसा फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। सो हम इसको नोटिस क्यों नहीं करते, इसका रीजन क्या है कि जो स्टोन का मास है वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो जो स्टोन फोर्स लगा रहा है अर्थ पर वो भी बहुत स्मॉल फोर्स हो जाएगा, तो वो फिर हमें विजिबल नहीं होगा। अब बच्चे देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है हमारे पास, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर से वर्ड्स पर ध्यान देंगे। जब भी एक एक्शन होगी यूनिवर्स में, कहीं भी कोई भी छोटी एक्शन बड़ी एक्शन, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर वहां पर प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थर्ड लॉ की जो वर्डिंग्स हैं, इट इज सो क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल दैट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। फॉर द सेम रीजन परहैप्स मिसकंसेप्शंस अबाउट द थर्ड लॉ अबाउंड। सो यहाँ देखते हैं हम थर्ड लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि जो एक्शन और रिएक्शन टर्म्स हैं जो थर्ड लॉ में आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, फोर्स के दो पेयर्स हैं। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक क्लियर कट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स।
force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया तो बोला हुआ है कि दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए, बट कैसा है ये? अपोजिट है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वेक्टर्स के लिए एक निगेटिव कंसेप्ट। आप बोल सकते हैं बच्चों में इसका सेकेंड स्टेटमेंट कि जो एक्शन एंड रिएक्शन टर्म्स जो थर्ड लॉ में यूज हो रहे हैं वो कुछ इस तरह का रॉन्ग इंप्रेशन दे सकते हैं कि समझने में कुछ इस तरह से गलती हो सकती है कि एक्शन कम्स बिफोर रिएक्शन। सो इट मीन्स हम क्या समझ सकते हैं कि एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि यहाँ पर कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर सेम इंस्टेंट पर दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगे। जैसे कि फोर्स ऑन ए बाय बी होगा उसी समय साइमल्टेनियसली फोर्स ऑन बी बाय ए भी एक्सर्ट हो जाएगा। देन बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होते हैं, सेम बॉडी पर या सेम बॉडी के दो पॉइंट्स पर नहीं। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? बिकॉज एनसीईआरटी में जो भी बोल्ड लेटर यूज हो रहा है दैट इज गिविंग अस द इंडिकेशन ऑफ वेक्टर। सो ये हो गया वेक्टर फोर्स के फॉर्म में आ गया हमारे पास में। तो on A by B is equal and opposite to the force on body B by body A. सो अब अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें मोशन किसी भी एक बॉडी का, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं एक बॉडी, तो यहाँ पर एक फोर्स रेलेवेंट आ गया। सो ये एक एरर होगी अगर आप दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं और बोलते हैं कि नेट फोर्स इज जीरो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर दोनों बॉडीज पर म्यूचुअल फोर्स लग रहा है। सो बच्चों इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर एफ ए बी दैट इज द फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी एंड एफ बी ए को अगर हम एज्यूम करें, कंसीडर करें कि वो इंटरनल फोर्सेस हैं सिस्टम के, तो हमारे पास सिस्टम में दो बॉडीज आ रही है ए एंड बी, तो वो ऐड होकर हमें क्या दे देंगे? नल फोर्स दे देंगे। सो वैसे भी इंटरनल फोर्सेस बॉडी में क्या हो जाते हैं? वो कैंसिल हो जाते हैं और बॉडी पर नेट फॉर्म में एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि प्रोड्यूस करता है चेंज इन मोमेंटम और जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे पास में न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सिलरेशन। सो बच्चों ये बोल सकते हैं अब हम कि यहाँ पर हमें जो सेकेंड लॉ है उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल करना है। अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल 4.5। तो इसमें बोला हुआ है कि दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, हमारे पास में टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स है। मतलब आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर कि जो दोनों के मासेस हैं वो सेम है। सो वी कैन से दैट m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के साइजेस भी सेम है। अब यहाँ पर दिखाई गई है हमें एक रिजिड बॉल। तो बच्चों ये जो दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स है वो दो केसेस में डिफरेंट एंगल्स के साथ में रिजिड बॉल को स्ट्राइक करते हैं, ठीक। तो हमें ये जो केसेस गिवन है वो फिगर नंबर ए में और फिगर नंबर बी में दो बॉल्स लगेंगे हमें। तो यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं या बाउंस बैक होते हैं जैसे केस ए में, ये हमारे पास में इंसिडेंट वेलोसिटी एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी। तो यहाँ पर बोले वो विदाउट चेंज इन स्पीड। तो अगर स्पीड को हम मान लें कि इंसिडेंट स्पीड है u, तो जो रिफ्लेक्शन की स्पीड है, बाउंसिंग बैक की जो स्पीड है वो भी u है। तो आपको इसको u1 u2 या u और v कंसीडर नहीं करना है। अब बच्चों सेकेंड केस में भी u स्पीड से आता है जबकि वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब जब बाउंस बैक होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाएगा, बट सेम स्पीड से बाउंस बैक होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं दोनों ही केसेस में जो इंसिडेंट वेलोसिटी है वो रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस चेंज हो गए और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी मेनली डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्वांटिटीज पर। तो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन यहाँ पर बाउंस बैक के कारण क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब बच्चों हमें पूछा हुआ है व्हाट इज फर्स्ट केस में द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों केसेस में चेक करना है। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर दो क्वेश्चन है।
तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चेक करेंगे फिगर नंबर ए में, ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं फिगर नंबर ए। तो फिगर नंबर ए में हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल है इस पर जब बॉल्स आती हैं, तो ये जब एक बॉल आती है तो इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास में एम यू। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लेंगे, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इस इनिशियल मोमेंटम को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉल कौन से डायरेक्शन के अलोंग आ रही है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज एम यू। और अब हम देखें वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई भी मोमेंटम नहीं, बिकॉज बॉल का जो प्योर मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। अब बच्चों नेक्स्ट देखेंगे हम इसी फिगर में, जो बॉल रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्स डैश एक्सिस में जा रही है, तो द फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एम यू, क्योंकि डायरेक्शन तो रिवर्स हो चुका है। बट यहाँ पर जो वाई एक्सिस में फाइनल लीनियर मोमेंटम है वो अगेन क्या है हमारे पास में, जीरो है। तो हमें x कंपोनेंट, अगर x कंपोनेंट ऑफ टोटल x कंपोनेंट ऑफ हम मोमेंटम चेक करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर द चेंज इन मोमेंटम हम चेक करेंगे। सो दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम मींस माइनस एम यू माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा माइनस टू एम यू। सो इट मीन्स अब हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स। तो हमें जो x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स मिलेगा वो मिलेगा माइनस टू एम यू। और सिमिलरली यहाँ पर मिलेगा हमें द y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि y कंपोनेंट में कोई भी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। सो अब इम्पल्स एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर, क्योंकि हमें दिख रहा है ऑब्वियसली कि बॉल का जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है वो इस बॉल से परपेंडिकुलर, जिसको हम बोल देंगे नॉर्मल। तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो वॉल पर लग रहा है नॉर्मल। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि दैट इज इन द निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर। अब हमें पूछा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो बच्चों इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी अब न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ की, जिसमें कि बोला गया है कि फोर्स ऑन द वॉल, क्योंकि ऑन द वॉल पूछा है यहाँ पर, बाय द बॉल इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल। तो यहाँ पर फिर हम क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो आया हमारे पास माइनस टू एम यू आया है, तो हमारे पास दूसरे फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस टू एम यू आ जाएगा, एंड दैट इज नॉर्मल टू द वॉल। अब बच्चों हम देखेंगे द सेकेंड केस, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो सेकेंड केस में जब हम देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास में जहां से ये इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी वहां से हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। सो ये दोनों बन रहे हैं हमारे पास में अल्टरनेट एंगल, सो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर u का जो x कंपोनेंट आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा u cos 30 डिग्री। सो जो मोमेंटम का x कंपोनेंट आएगा हमारे पास में इनिशियल, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमारे पास में यहाँ पर जो y कंपोनेंट आएगा, इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, तो ये क्योंकि निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम इस पॉइंट से जहां पर वो बॉल वॉल से स्ट्राइक हुई थी इसको भी डिवाइड करेंगे दो इसके कंपोनेंट्स में। तो अब ये जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, द x कंपोनेंट फाइनल मोमेंटम विल बी दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो नेगेटिव x में, तो माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री। और जो हमारे पास में y कंपोनेंट है फाइनल मोमेंटम
y कंपोनेंट ये भी हम देख सकते हैं y डैश में, तो ये भी निगेटिव होगा, तो दिस माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। अब बच्चों पी एक्स को अगर हम चेक करें, मतलब द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, तो इसमें जो कोलिजन के पहले जो हमें मिल रहा था, और बच्चों जब हम y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को चेक करेंगे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोलिजन के पहले भी ये कहाँ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और कोलिजन के बाद भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस हो जाएगा हमारे पास 0, बट जो चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस है दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, जो कि स्ट्राइक के बाद का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री, माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री, जो कि बिफोर स्ट्राइक था। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2 mu कॉस 30 डिग्री। अब बच्चों कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। तो बट हमें सिर्फ क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है हमें सेकेंड केस में। तो यहाँ हम बोल देंगे फिर कि जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, and that is along the direction of the change in momentum। तो जो चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस केस में भी हमें जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा हमें सेकेंड केस में भी, क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वो हो गया वॉल से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द वॉल, परपेंडिकुलर टू द वॉल। अब बच्चों फाइंड करना है हमें रेशियो, तो रेशियो ऑफ इम्पल्स इन फर्स्ट केस टू दैट इन द सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में हम चेक कर चुके थे, ये आया था ट्वाइस एम यू, और सेकेंड केस में आ रहा है हमारे पास में 2 mu cos 30 डिग्री। अब फिर से यहाँ हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया है फॉर एक्शन एंड रिएक्शन, सो ये 2 mu कैंसिल हो जाएगा, और हमें आंसर मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, which is equals to 2 divided by 1.732। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4.7, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टिल देन बाय, थैंक यू।